21 अप्रैल 2022 को आरबीआई ने एक मास्टर डायरेक्शन निकाली, यानी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी की जिसमें आरबीआई ने हर बैंक को यह कहा कि अभी हाल फिलहाल जो भी क्रेडिट कार्ड के रूल्स कस्टमर के लिए चल रहे हैं, इन सभी रूल्स में एक बड़ा बदलाव आपको करना पड़ेगा और जो भी ये बड़े बदलाव आरबीआई ने बताए हैं ये जारी होंगे 1 जुलाई 2022 को, यानी आज 1 जुलाई 2022 से ये रूल्स चेंज हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड्स के लिए। अब जो ये रूल्स चेंज आरबीआई ने किए हैं इनमें लगभग सारे के सारे रूल्स कस्टमर के फेवर में। अब जो भी ये चेंजेस हैं ये सारे के सारे मास्टर डायरेक्शन की जो शीट है ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर किसी को इंटरेस्ट है खुद से पढ़ने में पूरा मास्टर सर्कुलर, वो इजीली नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, लिंक से वो आरबीआई की वेबसाइट पे पहुंच जाएगा और सारा का सारा मास्टर डायरेक्शन खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए जो आरबीआई आज से यानी 1 जुलाई 2022 से चेंज करेगा कस्टमर्स के लिए, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे जो रूल्स हैं, नए रूल्स हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला रूल है वो आरबीआई ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा कस्टमर है जो क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवाना चाहते हैं, तो पहले क्या होता था, कस्टमर को ब्रांच विजिट करना पड़ता था। जब कस्टमर ब्रांच में जाता था, बैंक की ब्रांच में, वहां उसकी सुनवाई नहीं होती थी। ठीक है, एप्लीकेशन दे दो, ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म था नहीं ठीक ठाक सा कि मुझे जो है क्रेडिट कार्ड वो क्लोज करवाने, तो बैंक ही विजिट करना पड़ता था। अब आरबीआई ये बोलता है कि पहली बात तो जो क्लोजर की रिक्वेस्ट है वो आपको ऑनलाइन भी लेनी पड़ेगी, कस्टमर केयर भी लेगा, आपकी मोबाइल बैंकिंग में भी आपको एक ऑप्शन देना पड़ेगा, इंटरनेट बैंकिंग में भी ऑप्शन देना पड़ेगा, यानी आपका जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको ऑप्शन देना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड क्लोजर का। दूसरी बात, आरबीआई सिंपली ये कहता है कि अगर कस्टमर आज क्रेडिट कार्ड क्लोजर की आपको रिक्वेस्ट देता है तो लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर कस्टमर का क्रेडिट कार्ड क्लोज हो जाना चाहिए। अगर इन केस कस्टमर का क्रेडिट कार्ड एक हफ्ते के अंदर बैंक क्लोज नहीं करेगा तो उस केस में बैंक के ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी 500 रुपए पर डे, और ये 500 रुपए पर डे कस्टमर को दिए जाएंगे एज अ कंपनसेशन। तो इस केस में अगर आज आप किसी भी क्रेडिट कार्ड की क्लोजर की रिक्वेस्ट अपने बैंक को देते हो तो बैंक को एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज करना पड़ेगा। अब इन सब के अलावा आरबीआई ने सिंपली ये भी कहा है कि अगर कोई ऐसा कस्टमर जिसने अपने क्रेडिट कार्ड को 1 साल से यूज ही नहीं किया, यानी उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की पिछले 1 साल से, तो उस केस में भी बैंक उस क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर देगा। लेकिन बैंक ऐसे ही उस क्रेडिट कार्ड को क्लोज नहीं कर सकता, बैंक को सबसे पहले कस्टमर को इन्फॉर्म करना होगा। कस्टमर अगर 30 डेज के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड कर देता है कि आप क्लोज कर दो या आपको क्लोज नहीं करना, अगर 30 डेज के अंदर अंदर कस्टमर का कोई भी रिस्पॉन्स बैंक के पास नहीं आता तो 1 साल और 30 डेज के बाद बैंक ऑटोमेटिकली उस क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर देगा। अब इसके अंदर आरबीआई ने यह भी कहा है कि ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर बैंक आपके क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर देगा कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, या फिर 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली भी क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर देगा। लेकिन कस्टमर का जो बिल है वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, सिर्फ उसी केस में ही बैंक क्रेडिट कार्ड को क्लोज करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्रेडिट कार्ड क्लोजर की रिक्वेस्ट दे दी और आपका कुछ बिल जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेंडिंग पड़ी है, तो उस केस में जब तक आप अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर नहीं करोगे तब तक बैंक आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं करेगा। इसके अलावा जो सेकंड रूल आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, आरबीआई ने सिंपली ये कहा है कि कोई भी क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट नहीं होगा बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के। यानी अभी तक क्या होता था कि बहुत सारे कस्टमर बैंक जाते थे, मान लो किसी को होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए और आप एलिजिबल भी हो, तो ऐसे कस्टमर, यानी ये बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, इनका सिविल स्कोर परफेक्ट है, तो बैंक क्या करता था, इनके साथ एक क्रेडिट कार्ड भी इशू कर देता था। कस्टमर को नहीं चाहिए फिर भी क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है, क्योंकि बैंक को पता है कि ये जो कस्टमर्स हैं इनका सिविल स्कोर एकदम परफेक्ट है। अब ऐसे केस में आरबीआई ने यह कहा है कि बिना ओटीपी वेरीफाई के कोई भी क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट नहीं होगा। 30 डेज के अंदर अंदर आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करनी ही होगी। अगर 30 डेज के अंदर अंदर कस्टमर कार्ड को एक्टिवेट नहीं करता तो उस केस में बैंक को ऑटोमेटिकली उस क्रेडिट कार्ड को बंद करना होगा। इन सब के अलावा जो थर्ड रूल आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, आरबीआई ने अब ये जो रूल है ये कस्टमर्स को कहा है और बैंक को भी ये कहा है। अभी तक क्या होता था कि मान लो मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास एचडीएफसी बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी क्रेडिट कार्ड है। मान लो इन तीनों ही क्रेडिट कार्ड में मेरी 50 हजार रुपए की लिमिट चल रही है। मान लो मेरे सिबिल स्कोर के हिसाब से ज्यादा मेरी लिमिट 1 लाख रुपए की बनती है, लेकिन ऑलरेडी मैंने 1.5 लाख रुपए की लिमिट उठा रखी है। अब मान लो मैं किसी नए बैंक में जाता हूं, लेट से कि मैं एक्सिस बैंक में गया, मैंने कहा कि मुझे 70,000 रुपए की लिमिट दे दो।
अब इस केस में होता क्या है, आरबीआई ने सिंपली ये कहा कि कस्टमर जो है वो ज्यादा लिमिट को एंजॉय कर रहा है। अब इस केस में आरबीआई ने बैंकों को ये कहा है कि जब भी आप कोई भी नया क्रेडिट कार्ड इशू करो तो पहले कस्टमर की प्रीवियस लिमिट्स को भी चेक करो कि उसकी दूसरे बैंकों में कितनी लिमिट चल रही है। ये आरबीआई ने ये कहा है कि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कस्टमर से। सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर कस्टमर आपको ये बताएगा कि मेरी दूसरे बैंकों में कितनी लिमिट्स चल रही है। उसी के बिहाफ पे फिर आप जज करो कि कस्टमर की सैलरी या इनकम के हिसाब से उसको मैक्सिमम कितनी लिमिट दी जानी चाहिए। तो अब इस केस में जो भी ऐसे कस्टमर्स थे जो अलग अलग बैंकों से ज्यादा लिमिट एंजॉय कर रहे थे, अब उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपने बैंक को देनी पड़ेगी अगर वो किसी नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब इन सब के अलावा जो नेक्स्ट रूल आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, आरबीआई का जो नेक्स्ट रूल है वो है ट्रांसपेरेंसी। आरबीआई सिंपली बैंकों को ये कहता है कि अभी तक आप क्या बोलते थे कि हम जीरो कॉस्ट ईएमआई या फिर नो कॉस्ट ईएमआई कस्टमर को दे रहे हैं, ऐसा आप लिख देते थे, लेकिन जब उसके ऊपर चार्ज लगता था तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लग के आता था। तो इस केस में आरबीआई ने स्ट्रिक्टली ये बैंकों को बोला है कि अगर आप कोई भी नो कॉस्ट ईएमआई कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे क्लियरली मेंशन करो, और इन केस अगर मान लीजिए आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो इसे भी आप क्लियरली मेंशन करो। ये दोनों चीजें आप क्लियरली अलग अलग मेंशन करोगे कस्टमर के बिल के अंदर, यानी अगर कोई नो कॉस्ट ईएमआई है उसे अलग मेंशन करोगे, अगर कोई ईएमआई ऐसी है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है उसको आप बिल के अंदर अलग मेंशन करोगे। यानी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशन तो छोटी छोटी हैं और बड़ा बड़ा आपने लिख दिया कि आपको ये ऑफर मिलेगा, जीरो कॉस्ट ईएमआई मिलेगी। सब कुछ आपको बिल के अंदर क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा ताकि कस्टमर को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक टर्म होती है मैड, यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू। अब एक उदाहरण लेके चलते हैं। अब कोई बैंक बोलता है कि हमारा जो मैड है यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू है हम 5% चार्ज करेंगे, कोई बैंक बोलता है 10% चार्ज करेंगे। एक उदाहरण के तौर पे हम मान के चलते हैं कि 10% मिनिमम अमाउंट ड्यू वो बैंक चार्ज करता है। मान लो मैंने 50,000 रुपए की शॉपिंग की, तो इस केस में बैंक ये बोलता है कि अगर मान लो आप मेरा पूरा पैसा इस महीने नहीं भर सकते तो एटलीस्ट ये 10% यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू तो भरो, ताकि मैं आपके ऊपर कोई भी लेट पेमेंट फीस ना इंपोज करूं। इंटरेस्ट जरूर लगेगा लेकिन लेट पेमेंट फीस से कस्टमर बच जाते हैं। तो इस केस में आरबीआई ये बोलता है कि हर बैंक को क्लियरली ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो कितना मैड चार्ज कर रहा है। साथ में ये भी कस्टमर को बताना पड़ेगा कि इन केस अगर आप सिर्फ मैड भरते जा रहे हो हर महीने तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता जा रहा है। ऐसा नहीं कि कई कस्टमर सोचे कि मिनिमम अमाउंट ड्यू मैं भर देता हूं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बैंक को यह भी कस्टमर को बताना पड़ेगा कि सिर्फ अगर आप मैड भर रहे हो तो उस केस में बैंक आपके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है। अब इन सब के अलावा काफी कस्टमर का एक इशू ये भी होता था, मान लो किसी की अलग अलग बैंकों में एक लिमिट चल रही है तो उसे दिक्कत ये होती थी कि किसी एक बैंक की जो बिलिंग साइकिल है यानी उसका जो बिल जनरेट होता है वो 20 तारीख को होता है, किसी दूसरे बैंक में उसका बिल जनरेट होता है वो मान लो 15 तारीख को होता है। तो आरबीआई ने यह कहा है कि कस्टमर अपनी मर्जी से बिलिंग साइकिल डिसाइड नहीं कर सकता था अभी तक, लेकिन अब 1 जुलाई 2022 से यानी नए रूल्स के हिसाब से कस्टमर को एक मौका बैंक देगा, यानी एक बार कस्टमर अपने हिसाब से अपनी बिल साइकिल को भी एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने सिंपली यह भी कहा है कि कोई भी ऐसा कस्टमर जिसका कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ उस केस में बैंक उसकी सिबिल रिपोर्ट सिबिल को नहीं भेज सकता। इसके अलावा आरबीआई ने सिंपली बैंकों को यह भी कहा है कि कोई भी बैंक बिना कस्टमर की परमिशन के उसकी लिमिट ना तो बढ़ा सकता है ना ही उसकी लिमिट घटा सकता है। आपने रिसेंटली कोविड के टाइम में देखा होगा, मान लो कोई ऐसा कस्टमर था जिसको 1 लाख रुपए की लिमिट बैंक ने ऑलरेडी दी हुई थी, तो ऐसे केस में कोविड के टाइम में बैंक ने अपने आप उस कस्टमर की लिमिट घटा के 50,000 कर दी थी। यानी आपने देखा होगा रिसेंटली कोविड के टाइम में बहुत सारे कस्टमर की क्रेडिट लिमिट ऑटोमेटिकली बैंकों ने कम कर दी थी। बहुत बार ऐसा भी होता है, अपने टारगेट्स के चक्कर में बैंक क्या करते हैं, कस्टमर की लिमिट बिना पूछे इंक्रीज भी कर देते हैं। लेकिन अब कोई भी बैंक बिना कस्टमर की कंसेंट के क्रेडिट लिमिट ना तो बढ़ा सकता है ना ही घटा सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को यह भी कहा है, देखो अभी तक जनरली सारे बैंक्स क्या करते थे, मान लो किसी भी कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड का पैसा पे नहीं किया तो ये लोग क्या करते थे, मान लो कोई भी बैंक है, ये मान लीजिए कोई भी एक बैंक है, ये एक टाई अप करता था किसी एजेंसी के साथ। ये एजेंसी क्या करती थी, इनको हेल्प आउट करती थी रिकवरी करने में। यानी मान लो किसी भी कस्टमर ने पैसा नहीं भरा तो बैंक डायरेक्टली उस कस्टमर को अप्रोच नहीं करता, बैंक हायर करता है एजेंसी को, यानी थर्ड पार्टी को हायर करता है और ये एजेंसी इस कस्टमर के पास जाती है और बैंक का पैसा रिकवर करने में बैंक को हेल्प करती है। इस केस में आरबीआई ने सिंपली ये कहा है कि इस केस में
चाहे बैंक का एम्प्लॉय कस्टमर के पास जाए, चाहे थर्ड पार्टी यानी एजेंसी का एम्प्लॉय, यानी मान लीजिए जो भी एजेंसी है इसका कोई भी एम्प्लॉय वो कस्टमर के पास अगर अप्रोच करता है, तो इस केस में अभी तक ये देखा गया था जो ये थर्ड पार्टी एजेंसीज होती है ना, ये कस्टमर के पास जाके मिसबिहेव करती हैं, गाली गलौज करती हैं। तो इस केस में आरबीआई ने सिंपली ये कहा है कि अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट हमें कस्टमर से मिली तो इस बैंक के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। यानी अभी इस केस में कोई भी बैंक एम्प्लॉय या फिर थर्ड पार्टी एजेंसी का एम्प्लॉय कस्टमर के पास जाके मिसबिहेव नहीं कर सकता, झगड़ा नहीं कर सकता। आरबीआई ने सिंपली ये कहा है कि आपको रिकवरी करनी है, आप रिकवरी करो, लेकिन आरबीआई की जो प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है रिकवरी की, उसके अंडर ही आपको रिकवरी करनी है। अब इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को यह भी कहा है, जब भी आप किसी भी कस्टमर को कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू करोगे तो उसके साथ साथ आपको एक शीट भी कस्टमर को देनी होगी। उस शीट का नाम है MITC शीट, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन शीट। उसके अंदर आपको ये पॉइंट्स जरूर मेंशन करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कितनी ज्वाइनिंग फीस उस क्रेडिट कार्ड की आप चार्ज कर रहे हो, कितनी एनुअल फीस आप उस क्रेडिट कार्ड के लिए चार्ज कर रहे हो, कैश विड्रॉल फीस कितनी, यानी अगर उस क्रेडिट कार्ड से कस्टमर कैश विड्रॉ कर लेता है तो कितना पैसा लगेगा, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट फ्री पीरियड कितना है, इंटरेस्ट यानी अगर मान लो कोई लेट पेमेंट फीस हो जाती है तो लेट पेमेंट फीस कितनी लगेगी, इंटरेस्ट कितना लगेगा। इन सब के अलावा बिलिंग साइकिल में आप कितना इंटरेस्ट फ्री पीरियड दे रहे हो ये भी मेंशन करना पड़ेगा। मिनिमम अमाउंट ड्यू यानी मैड कितना है वो भी बताना पड़ेगा। टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी ये भी आपको देनी पड़ेगी। इन केस कस्टमर को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो ये भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर डिफॉल्ट कर देते हो तब क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे ये क्लियरली आपको मेंशन करना पड़ेगा। या फिर अगर क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है, उसका मिसयूज होता है, तो उस केस में कैसे आपको कंप्लेंट रेज करनी, ये सारे के सारे पॉइंट्स आरबीआई ने नए रूल के तहत जारी किए हैं। अब ये पूरी की पूरी जो मास्टर डायरेक्शन है ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इजीली आप खुद भी रीड आउट कर सकते हो। आपको इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये सारे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर किए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।